जोहार जयमुल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज बीपी मंडल जी की 103वीं जयंती है। बीपी मंडल जी, आप सभी को पता है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं। ओबीसी को अधिकार देने के लिए जो दूसरा कमीशन बनाया गया काका साहब कालेलकर कमीशन के बाद में, वो बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में बनाया गया और उन्होंने ओबीसी को हक अधिकार देने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन उन्होंने लिखे थे, जिसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि ओबीसी की जाति के आधार पर गिनती करनी चाहिए। तो बीपी मंडल जी की आज 103वीं जयंती है। एमएन टीवी के तरफ से हम आप सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को उनकी जयंती की हार्दिक बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा आज सुबह ही एक खबर आई बहुजन समाज की, या बहुजनवादी एक प्रकार लेखिका गेल ऑमवेट, इनका आज सुबह ही निधन हुआ। वो 81 साल की थी और बहुजन समाज में या फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा हो, उनका आंदोलन हो, ये सामान्य लोगों को समझाने के लिए उनके साहित्य ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका एक बड़ा योगदान रहा है और उनके जाने से बहुजन समाज के आंदोलन को एक क्षति पहुंची है। तो एमएन टीवी की तरफ से हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। उनका बहुत सारा साहित्य जो है वो अंग्रेजी में और कुछ हद तक वो मराठी और हिंदी में भी पब्लिश हुआ है। उनकी एक बहुत बृहद किताब या उनका पीएचडी का उस वक्त उनका थीसिस था, पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी पर अंग्रेजी में या इंटरनेशनल लेवल पर उसका ऐसा उनका उन्होंने रिसर्च किया था। बाबा साहब के बाद वो पहला ऐसा रिसर्च था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश हुआ। जो गेल ऑमवेट, इनका पीएचडी के लिए उन्होंने थीसिस लिखा था, उसका नाम था, उसका मराठी में और हिंदी में शायद उसका संस्करण हुआ है, तो उसका नाम था कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। यानी महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का ब्राह्मणी धर्म या ब्राह्मणवाद के विरोध में जो आंदोलन चला, उसका उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च करके महाराष्ट्र और तमाम भारत में घूमकर उन्होंने सारा रिसर्च किया था। तो ऐसे एक बहुत बड़ी लेखिका गेल ऑमवेट, इनका आज निधन हुआ है, तो उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले इस कार्यक्रम में जो वक्ता के तौर पर या मान्यवर हमारे साथ में है विकास चौधरी जी, उनका मैं इसमें स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुखर होकर ब्राह्मणवाद के विरोध में हो या ओबीसी के हक अधिकारों की बात वो करते हैं, उसके लिए आंदोलन भी करते हैं। विकास जी का मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर, वे भी हमारे साथ इस वार्ता में, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। चौधरी विकास जी, ये अभी देश में जो है वो जातिगत जनगणना के लिए बहुत चहल पहल हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है। हर 10 साल के बाद ये जनगणना की जाती है। जब से अंग्रेज भारत में आए तब से ये जनगणना का काम शुरू हो गया था। बीच के जैसे ही सत्ता कांग्रेस के पास में आई, अंग्रेज चले गए, उसके बाद जाति आधारित जनगणना जो है उस पर रोक लगा दी गई। 10 साल के बाद जनगणना होती है और 2011 में हुई थी, तब भी ये सवाल उठा था या तब भी ये मांग हो रही थी, इसके लिए संसद में भी हंगामा हुआ कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जाए। 10 साल के बाद आज फिर एक बार ये मांग उठ रही है और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव जी और सारे जो उनके मंत्री और विधायक वहां पर है, उसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल थे। ऐसा 10-11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर उन्होंने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें वार्ता की, चर्चा की इस मुद्दे पर कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने इतना तक कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम राज्य में अलग से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेंगे। इस सारे मसले पर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये बहुत सारी चर्चा जो है वो बाहर नहीं आई। प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से आश्वस्त नहीं किया कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो प्रखर बहुजनवादी लेखिका गेल ऑमवेट जी का निधन हुआ है, तो उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही आज जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे माननीय बीपी मंडल साहब, उनका जन्मदिन है, तो समस्त देशवासियों को उनके जन्मदिन पर
हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठा था और आज फिर 10 साल बाद यह मुद्दा फिर पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, पॉलिटिकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 10 साल बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता बिहार के तेजस्वी यादव और उनके साथ में तमाम और विपक्ष के नेता और बिहार में जो सत्ता पक्ष में है वो भी नेता, और जैसा कि आपने बताया कि कुछ बीजेपी के नेता भी उसमें शामिल हैं जिन डेलीगेशन में, जो जाकर के प्रधानमंत्री जी को मिले। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए कम से कम धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को कि पिछड़े वर्ग के मुद्दों के लिए कम से कम पिछड़े वर्ग के नेता एकजुट होकर के एक साथ जा रहे हैं और एक साथ वार्ता कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, हम लोगों को समझने की बात ये है कि 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठा, जबकि मंडल कमीशन का फैसला 16 नवंबर 1992 को आया और मंडल कमीशन में भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो इसके लिए मंडल साहब ने लिखा हुआ है। तो अगर मंडल साहब ने इसके लिए लिखा हुआ था और जिन नेताओं ने लड़ के मंडल कमीशन को लागू करवाया, तो 1992 के बाद 2001 में गिनती का मौका आया, जनगणना करने का मौका आया। तो जिन नेताओं ने लड़ करके मंडल कमीशन को लागू करवाया था, जिन लोगों ने मंडल कमीशन की बड़ी लड़ाई लड़ी थी और मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बाद वो सत्ता में भी आए थे और वो मजबूत हुए थे, और 2001 का अगर आप समय देखो तो उस समय बैकवर्डों के नेता काफी ज्यादा मजबूत थे। इवन जो एनडीए की सरकार थी 2001 में, वो भी बैकवर्ड नेताओं के समर्थन से एनडीए की सरकार थी। तो इतना ज्यादा दबाव बैकवर्ड नेताओं का उस समय सरकार के ऊपर था। उस समय नीतीश कुमार जी भी सरकार में थे, रामविलास पासवान जी भी उस समय मंत्री थे। तो उस समय ना नीतीश कुमार जी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, ना ही रामविलास पासवान जी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, ना ही जो लालू जी और शरद जी जिन्होंने 2011 में इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया, उनके द्वारा भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। गोपीनाथ मुंडे जी के द्वारा भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। तो तमाम जो पिछड़े वर्ग के नेता थे, उनके द्वारा ये मुद्दा 2001 की सेंसस के समय में भी उठाया जाना चाहिए था, मगर ये मुद्दा चर्चा से गायब हो गया। और यहाँ तक कि मंडल कमीशन की जो बची हुई सिफारिशें थी और मंडल कमीशन में ओबीसी को क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसकी समीक्षा और इसकी चर्चा तक बंद हो गई। और जो सोशलिस्ट लोग ये नारा लगा रहे थे कि सोशलिस्टों ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, वो 100 में 60 का मुद्दा छोड़ चुके थे, ऐसा 2001 के समय में हम लोगों को दिखाई देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसी कौन सी वजह आ गई कि 2010 और 11 में इस मुद्दे को प्रमुखता से फिर से उठाया। तो इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है, वो बहुत बड़ा कारण ये है कि देश में जो वामसेफ संगठन है, वामसेफ संगठन के द्वारा और माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा लगातार वामसेफ के अधिवेशनों में एक तो जाति आधारित गिनती के मुद्दे को चर्चा का विषय बनाया गया। दूसरा, लगातार उनके द्वारा ही ये बात समझाई जाती रही कि पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, और क्या क्या धोखाधड़ी मंडल कमीशन लागू होते समय पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में हुई है। ये काम तो उन लोगों को करना चाहिए था जिन लोगों ने मंडल को लागू करवाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो उन लोगों को मंडल में जो नहीं हो पाया था उसको आगे बढ़ाने की लड़ाई उन लोगों को लड़नी चाहिए थी, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और वामसेफ के द्वारा इस मुद्दे को लगातार बड़े पैमाने पर उठाया गया। 2009 तक वामसेफ केवल अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन था। तो 2009 में एक डिसीजन वामसेफ के लोगों ने लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा नाम का नॉन एम्प्लॉइयों का संगठन बनाया। 2010 में जब भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बना, तो भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में देश भर में 51,000 प्रोग्राम पूरे भारत में इस बात के लिए लगाए गए कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती, ओबीसी की गिनती नहीं होती। जब यह मुद्दा बड़े पैमाने पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा उठाया गया, वामन मेश्राम जी के द्वारा उठाया गया, तो इसके पर्चे, इसकी खबरें पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं तक पहुंची और फिर पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं ने 2010 में
इस मुद्दे को उठाने का 2010 और 2011 में इस मुद्दे को उठाने का काम किया और पार्लियामेंट भी बंद हुई और पार्लियामेंट में सभी जो पार्टियों के लोग थे जिसमें तमाम ओबीसी के लोग थे उन लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया। लेकिन उस समय जैसे मंडल कमीशन के मुद्दे को दबाने के लिए कमंडल की लड़ाई छेड़ी गई थी, वैसे ही जाति आधारित गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत से किया गया। खबरों में ऐसा है कि कांग्रेस के लोग भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जो प्रतिनिधिमंडल मोदी जी से मिलने के लिए गया था। तो लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सरकार में कांग्रेस थी, इसके बावजूद भी सरकार और विपक्ष में भाजपा थी, कांग्रेस और भाजपा ने मिल करके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बढ़ाया ताकि ओबीसी की गिनती के मुद्दे को दबाया जा सके। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप के लोग लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भी लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो समाज में एक जागृति पैदा हुई है, उस जागृति की वजह से पिछड़े वर्ग के नेताओं को आज मजबूरी हो गई है कि वो जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए हैं। बिहार में ये चेतना थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए बिहार के नेताओं ने ज्यादा पहल करके प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। फिर भी कोई भी परिस्थिति हो, मगर उन लोगों ने अच्छा काम किया कि वो कम से कम सारे लोग इकट्ठा होकर के प्रधानमंत्री से मिले। ये अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ बोला ही नहीं जी। नीतीश कुमार जी ने, हमने टीवी में स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, यानी करेंगे नहीं करेंगे ये स्पष्ट हाँ भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। और उनके द्वारा शायद ऐसा कहा गया कि हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं जी। अब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हाँ सर, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को ये पावर है कि वो जाति आधारित गिनती अगर कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के पास में ताकत है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो जिनके पास ताकत है कराने की, वही कह रहे हैं कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन वोट मांगने के लिए सबसे ज्यादा मैं पिछड़े वर्ग का हूं, ये डंका पीटने का काम प्रधानमंत्री जी ही करते हैं, मोदी जी ही करते हैं। भारत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री बने, उसमें से अगर किसी ने सबसे ज्यादा इस बात का डंका पीटा कि मैं इस वर्ग से आता हूं, तो मोदी जी है जिन्होंने ये डंका पीटा कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, नीच जाति का हूं। ऐसा उन्होंने डंका पीटा। एक तरफ वो पिछड़े वर्ग का होने का दावा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब पिछड़े वर्ग की गिनती का मुद्दा है तो उसको वो टालने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सारी पावर प्रधानमंत्री जी के पास में नहीं। हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि आरएसएस के ब्राह्मण पीछे से सरकार चला रहे हैं, मोदी जी को पावर नहीं है, केवल मोदी जी का चेहरा दिखाया जा रहा है। ये बात तो हम लोग पहले से कह रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इतने दिन से जाति आधारित गिनती का मुद्दा चल रहा है, 2011 से या उसके पहले से चल रहा है। 10 साल तो कम से कम हो गए जब ये मुद्दा मीडिया में चल रहा है। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने अगर आज तक सोचा ही नहीं कि हमें इस पर क्या करना है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है कि वो अपने को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़े के इतने बड़े इशू पर वो अभी सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना है। या तो वो सोच नहीं पा रहे क्या करना है, ये बात तो सही नहीं लगती है। बल्कि सही बात ये लगती है कि मोदी जी का केवल चेहरा दिखाया जा रहा है और पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण काम कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस चाहता नहीं कि ओबीसी की गिनती हो, इसलिए ओबीसी की गिनती ना करने का सरकार ने मन बना लिया है। ऐसा सरकार का फैसला भी है। जी, काले सर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जी। विकास जी, जैसे अभी आपने कहा कि मंडल के नेताओं ने मंडल की लड़ाई लड़ी और मंडल के कुछ अधिकार उन्होंने हासिल भी किए, मगर बीच के पीरियड में उन्होंने जनगणना को लेकर कोई बात नहीं रखी। क्या केवल नेताओं के ऊपर इस बात का हम लोग ठिकरा फोड़ते रहेंगे कि भैया आपने मुद्दा नहीं उठाया?
मगर ऐसे लाखों लोग थे जिनको मंडल कमीशन की वजह से नौकरियां मिली, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, स्कूल कॉलेजेस में उनको एडमिशंस मिले। हजारों लाखों की संख्या में इस पीरियड में बड़े पैमाने पर एक कर्मचारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग भी तो निर्माण हुआ पिछड़े वर्गों में। जी, तो क्या उनके द्वारा इसके लिए कोई बात नहीं कही गई क्या कि सारी जिम्मेदारी नेताओं की है? देखिए, मैं अभी देश भर में घूम रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में हमारी सघन यात्रा चल रही है। जी, जिम्मेदारी तो नेताओं की सबसे बड़ी है, क्योंकि नेता हमारा वोट लेते हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी नहीं है, वो हमने तो अपनी नौकरी ली जिम्मेदारी ना, से बच हमने नहीं नेता ने सकते। एक कुर्सी ली बात, तो नेता हमने भी तो सैलरी ली। नेताओं को, हाँ बिल्कुल लिया, मगर नेताओं को हम प्रतिनिधि चुनते हैं, तो नेताओं की जिम्मेदारी है, पहली बात ये है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। दूसरी बात, जो समाज की जिम्मेदारी का मामला है, तो जब मंडल के बाद कमंडल आ गया, तो मंडल कमीशन के बारे में उतना ज्यादा प्रचार प्रसार तो नहीं हो पाया, लोगों को जानकारी नौकरियां नहीं हो मिली, पाई। जो लोगों ने जो नौकरियां ली, पिछड़े वर्ग एडमिशन के ली। लोगों को नौकरियां मिली, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां मिली, उनके अंदर भी मंडल के बारे में कोई जागृति नहीं है। जब हम लोग अभी जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो हम लोगों को ये पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा है? तो लोग बोलते हैं हमने नहीं पढ़ा है। तो आपने क्या देखा है? तो लोग बोलते हैं कि हमने नहीं देखा। तो लोगों ने ना पढ़ा है ना देखा है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। ऐसा जिनको मंडल कमीशन का फायदा हुआ, उन्होंने भी पढ़ा नहीं है, उन्होंने भी देखा नहीं है, ऐसी स्थिति पिछड़े वर्ग में है। तो ये पिछड़े वर्ग के अंदर जागृति का एक तो अभाव। दूसरा, जागृति कैसे होती है? जब पिछड़े वर्ग का कोई अगर नॉन पॉलिटिकल संगठन इस तरीके की चीजों को करता, तो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी इसका दबाव बनता। लेकिन पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछड़े वर्ग का कोई ऐसा संगठन भी देश के अंदर दिखाई नहीं देता जो पिछड़े वर्ग के लोगों को इन तमाम मुद्दों के बारे में जागृत करे। तो पिछड़े वर्ग के लोग तो पूर्णतः पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर ही डिपेंड थे। पिछड़े वर्ग का कोई सोशल मूवमेंट उस तरीके से जो चलना चाहिए था, वो उस हिसाब से चल नहीं पाया, और इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर जागृति का अभाव रहा। इसलिए जो सामाजिक लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जो नौकरियों में गए मंडल कमीशन की वजह से, तो उनको जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, उनके द्वारा भी इस तरीके के मुद्दे उठाए नहीं गए, या जिन्होंने उठाए भी होंगे तो उनका मामला, उनका इस लेवल पे प्रभाव नहीं रहा होगा। तो उन्होंने कुछ कहा हो तो उसको दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ उन्होंने इस मुद्दे को उठाए हैं, समाज को भी पता चले। तो ऐसा तो तभी होता है जब कोई सामाजिक संगठन और सामाजिक आंदोलन हो। लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई इतना बड़ा सामाजिक संगठन और सामाजिक आंदोलन था नहीं, और इसकी वजह से ये सारी चीजें हो नहीं। जी, अभी मेरा सवाल ये था कि पहचान की तलाश हर एक को होती है, हर एक आदमी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहता है, बनाना चाहता है, और अपनी पहचान की ही तो लड़ाई होती, चाहे राजनीति हो या समाज हो। अब जाति की बात जो है, जनगणना में आने का मुद्दा जो है, वो वही तो कहता है कि भाई आपकी पहचान उसमें बनाई जाती है। तो क्या पिछड़े वर्गों के अंदर अपनी पहचान को लेकर कोई ऐसा एहसास या कोई ऐसी भावना नहीं है कि हमारी कोई पहचान हो? पिछड़े वर्ग के लोग सर्टिफिकेट लगाते हैं और नौकरी ले लेते। पिछड़े वर्ग के लोग सर्टिफिकेट लगाने के लिए तो अपने को ओबीसी मानते हैं, लेकिन ऐसे तो अपनी वो जाति की पहचान को ही ऊपर रखते हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि वो जाति की पहचान को ऊपर रख रहे हैं, और हम ओबीसी हैं, इस पहचान को वो उतना तक ही रखते हैं जितना तक उनको सर्टिफिकेट लेना होता है या मंचों से बोलना होता है। तो अपने को ओबीसी कुछ हद तक कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो ओबीसी है, इसका एहसास पिछड़े वर्ग के अंदर कम है, और इस एहसास की कमी की वजह से इस तरीके की लड़ाई जो है वो कमजोर है या नहीं हो पा रही। जी, अभी मीडिया जिस प्रकार से इस जाति जनगणना का जो मुद्दा चर्चा में आ रहा है उसको दिखाने का प्रयास जो कर रहा है, दो तरह के नरेशन सेट किए जा रहे हैं। एक तो इससे जातिवाद बढ़ेगा ये कहा जा रहा है, और दूसरा नरेशन मीडिया सेट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारी राजनीति हो रही है। जाति आधारित गिनती जो है वो क्यों जरूरी है? ओबीसी के लिए हो या तमाम जो वर्ग है भारत में, उनके लिए जाति आधारित गिनती क्यों जरूरी है? देखिए, जो मीडिया द्वारा ये
कहा जा रहा है कि जाति आधारित गिनती से जातिवाद बढ़ेगा, तो जाति के नाम पर देश में अभी तक तो कोई दंगे हो नहीं, जाति जाति के दंगे नहीं हो रहे हैं, दंगे धर्म के नाम पर हो रहे हैं। और अगर धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं तो धर्म के आधार पर तो गिनती हो रही है। तो आप ये कह रहे हो कि जाति आधारित गिनती करने से जातिवाद बढ़ेगा, तो जातिवाद में एक तो कोई कमी नहीं, जातिवाद जिनको करना है वो लोग कर रहे हैं, जाति की जो मानसिकता है वो लोगों के अंदर है, वो बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है। गिनती ना करने से जातिवाद खत्म हो जाएगा, ये बात सही नहीं। अगर ऐसा होता तो पिछले 75 सालों में जितनी भी जनगणना हुई है उसमें तो जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है। हाँ, तो अब तक तो जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जातिवाद तो खत्म नहीं हुआ, वो तो जैसे के तैसे ही है। इसका मतलब यह है कि इसका जनगणना से कोई संबंध जातियों का खत्म होने का, जनगणना ना होने से जातिवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये एक तो गलत बात। दूसरी बात यह है कि जब देश में धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अगर इसी सिद्धांत को माना जाए तो धर्म के आधार पर जो जनगणना हो रही है उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे तो ये सारी चीजें होंगी, उससे भी तो धर्मवाद बढ़ेगा, तो ये भी बंद कर देना चाहिए। इसलिए मीडिया पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, तो मीडिया को जाति आधारित गिनती का विरोध करना है, इसलिए वो उसके लिए तरीके निकाल रहे हैं। तो ये तो उससे जातिवाद बढ़ेगा, ये जो बात है ये बात गलत। दूसरी बात ये है कि जाति आधारित जनगणना से ये पता चलेगा कि देश में कौन कौन लोग। एक जो दूसरा नरेशन जो सेट किया जा रहा है कि ये राजनीति हो रही है, जाति को लेकर हो या ये जो मांग हो रही है उसको लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा के अभी 2022 में होने वाले, जिसमें कुछ ही महीनों का समय बचा है। उत्तर प्रदेश में तो यह मुद्दा उठ नहीं रहा, यह मुद्दा तो बिहार के लोगों ने उठाया है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, तो ये आरोप भी खारिज होता है। दूसरी बात, जो राजनीति करता है वो तो राजनीति ही न करेगा, करना भी चाहिए। लोग हमारे मुद्दे की राजनीति करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ऐसे मुद्दे की राजनीति, एक दौर में लोगों ने मंडल कमीशन पे राजनीति किया, मंडल कमीशन के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया, तो मंडल कमीशन लागू हुआ तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला, 6-7-8% जो भी उनको अभी तक नौकरियों में है, कम से कम वो उस लड़ाई की वजह से हुआ। तो अगर हमारे मुद्दे पॉलिटिकल लोग उठा रहे हैं और उसके आधार पर उनको कोई समर्थन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए कौन सी खराब बात है। हमारे मुद्दे पॉलिटिकल इशू बनेंगे तभी हमारे मुद्दों का समाधान होगा। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने मुद्दे तो उठाएंगे, वो अपना फायदा और नुकसान भी ढूंढेंगे, तो उनका मुद्दा चलता रहेगा, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए भी तो जाति आधारित गिनती जरूरी है। तमाम लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि उसने ले लिया, उसने ले लिया, उसने खा लिया, उसने खा लिया, उसका कब्जा हो जाएगा, इसका कब्जा हो जाएगा, ये आरोप तो लगातार चल रहा है ना। और इसके आधार पर लोग जैसा जो प्रचार कर पा रहा है, इसके आधार पर लड़ाई भी लगवाने का काम लोग कर रहे हैं। तो अगर जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो ये आंकड़े तो सामने आ जाएंगे, किसका विकास कितना हुआ, किसका कम हुआ और किसका बिल्कुल नहीं हुआ, ये आंकड़े सामने आ जाएंगे। और जब ये आंकड़े सामने आ जाएंगे तो उन आंकड़ों के आधार पर विकास की योजना बनाई जा सकती है, और विकास की योजना बनेगी तो सभी वर्गों का विकास होगा। अगर सभी वर्गों का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो यह तो देश के विकास के लिए सहायक योजना है। इसमें अगर राजनीति करके ही लोग देश का विकास कर दे तो राजनीति देश के विकास के लिए करनी चाहिए, कौन सी बुरी बात है। लेकिन देश का विकास होना चाहिए, तो ये तो देश के विकास के लिए भी जाति आधारित गिनती का जो एजेंडा है, क्योंकि जब तक देश का हर वर्ग हर जाति मजबूत नहीं होगी उसका विकास नहीं होगा, और विकास कुछ लोग ही अपने मुट्ठी में दबाए रहेंगे, तब तक तो देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जाति आधारित गिनती के आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी नारा लगाते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अभी तीसरा जोड़ दिया। तो सबका साथ तो ले लिया, इसलिए प्रधानमंत्री बन गए, 2 बार बन गए। अब सबका विकास के लिए तो आंकड़े चाहिए, वो आंकड़े अगर नहीं है तो विकास कैसे हो।
तो प्रधानमंत्री जी के नारे को भी अगर पूरा करना है तो उसके लिए भी गिनती की जरूरत है। जब जनगणना होगी तो सबके आंकड़े आएंगे और आंकड़ों के आधार पर फिर किसका कितना डेवलपमेंट हुआ, किसको कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से उनके विकास के लिए प्लान बनाया जा सकता है, योजना बनाया जा सकता है। और विश्वास भी उनको तभी हासिल होगा सबका, जब वो सबके लिए काम करेंगे। अभी तो सबके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सबका विश्वास अब उनको हासिल नहीं हो रहा है। तो ये जाति आधारित गिनती का मुद्दा देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और पिछड़ा वर्ग की आबादी देश में अगर आज की तारीख में गिनती हो तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% के आसपास में है। ये तो 60% लोगों के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। विकास जी, जैसे अभी आपने अपने मुद्दों को रखते हुए एक बात कही कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरक्षण का लाभ कुछ गिनी चुनी जातियां ही ले रही है, आंकड़े भी इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो अगर जाति आधारित गिनती हो गई तो जिन जातियों को अब तक ना गिनने की वजह से और आरक्षण में वो जातियां शामिल होने की वजह से उनको जो अतिरिक्त लाभ मिला है, क्या उन ऐसी पिछड़ों में जो अगड़ी जातियां है इनका नुकसान नहीं होगा क्या? इस तरीके की भी एक बात रखी जा रही है। जब जाति आधारित गिनती होगी तो पिछड़ों में जो अगड़ी जातियां हैं उनको कितना % रिजर्वेशन मिल गया है? रोहिणी कमीशन के आंकड़े तो ये कहते हैं कि भाई जो एमबीसी की जो जातियां है लगभग 900 के करीब 900 950 ऐसी जातियां हैं कि जिनको एक भी रिजर्वेशन की नौकरी या कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिला, और 10 जातियों को मंडल कमीशन की 25% से ज्यादा मिली हुई नौकरियां है। तो ये भी एक नैरेटिव रखा जा रहा है। जो एमबीसी की जातियां हैं और जो अपर लेयर ओबीसी की जातियां हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि इन्होंने हिस्सा ले लिया, तो पहली बात तो ये है कि लेने देने वाले वही लोग। दूसरी बात ये है कि जो अगर 6-7% ही अभी मंडल कमीशन का फायदा हुआ है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जो पिछड़े वर्ग की अगड़ी जातियां जिनको बोला जा रहा है, एक तो अगड़ी है नहीं, ये अगड़ी जातियां नहीं है, मगर जो पिछड़े वर्ग में थोड़ा सक्षम जो लोग उभर करके आए हैं तो उन लोगों को सारा का सारा फायदा मिल गया। ये बात सही नहीं, लेकिन कुछ जातियों को बिल्कुल भी नहीं मिला। उन जातियों की संख्या ज्यादा है मगर उनको बिल्कुल भी नहीं मिला। उसका बड़ा कारण है कि उन जातियों के अंदर भी जागरूकता का अभाव। और अगर इससे सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे तो सारे आंकड़े सामने आने से जो हम लोगों को हिस्सा नहीं मिला, मेरा सवाल विकास जी, उनका नुकसान नहीं है, ये अतिरिक्त नहीं लिया है। इसी आंकड़े जातियां हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि ये सक्षम जातियां है और ये ज्यादा ले रही है। जब आंकड़े आएंगे तो हकीकत सामने आएगी। कितना मिश्रा जी, दुबे जी और चौबे जी ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो भी सामने आ जाएगा। वो सारे विकास जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। एक तो बात ये जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, किसी ने ज्यादा ओबीसी की पार्टी का 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। जब सेंट्रल में एक भी ओबीसी की पार्टी का 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना तो ओबीसी की जातियों ने अपना ही खुद फायदा ले लिया, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? या दूसरे का हिस्सा ले लिया, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? या तो कांग्रेस ने राज किया या तो बीजेपी ने राज किया। दोनों ब्राह्मणों की पार्टियों ने राज किया। अब दोनों ब्राह्मणों की पार्टियों ने राज किया तो फिर किसी ने ज्यादा ले लिया ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बल्कि जब ये आंकड़े आएंगे तो आंकड़ों में पता चलेगा जो इनकी संख्या है उसके मुताबिक इनको भी नहीं मिला, इनको भी इनकी संख्या से कम मिला, जितनी संख्या है उससे कम मिला। आपके पास ऐसा ये तथ्य जो आप कह रहे हो उसको प्रमाणित करने वाला
कोई ऐसा तथ्य है जिसके आधार पर आप ये कहो कि भाई अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई? तो उसमें 11 के 11 एक ही जाति के ठाकुरों को वहां लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े तो आते हैं। आपने ऐसा कोई उत्तर प्रदेश के स्तर पर कोई ऐसा कोई कलेक्शन या कोई ऐसे तथ्य जुटाने का कोई प्रयास किया है ताकि लोगों में इसके बारे में जानकारी और ज्यादा आए? अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती है जी, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि ओबीसी का कोटा पर जनरल लोगों ने, ब्राह्मण और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो भारत सरकार ने बनाया, मोदी सरकार ने बनाया, और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। मगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के डाटा को ही, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात को ही योगी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये झगड़ा लगाने का कार्यक्रम है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर जिनको पर्याप्त मिल गया है तो उनको ज्यादा मिलने की जरूरत क्या है? जिनको पर्याप्त मिल गया उनको ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये जो झगड़ा लगाया जा रहा है, ये झगड़ा कैसे बंद होगा? झगड़ा तो तभी बंद होगा जब जाति आधारित गिनती होगी। जी, झगड़ा तभी बंद होगा जब जाति आधारित गिनती होगी। और दूसरा जो ये दावा किया जा रहा है, नहीं इन लोगों ने खा लिया, जैसे कि इन्हीं लोगों के पास सारा अधिकार था खाने का, तो ऐसा तो इन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। दूसरा, 6-7% ही अभी तक ओबीसी के लोग नौकरियों में हैं। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि इनसे तो ज्यादा संख्या है जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे खा लिया, उनकी संख्या भी इससे ज्यादा है। तो इसलिए उनको ही उनका हिस्सा नहीं मिला। तो ये तमाम बातें हैं जो प्रमाणित होती है। ये झगड़ा लगाने का कार्यक्रम। जी बिल्कुल। अभी जाति आधारित गिनती कराने के लिए या ऐसी मांग को लेकर बिहार के जो राजनीतिक दल है, सभी सत्ता पक्ष के विपक्ष के सारे मिलकर प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने हालांकि आश्वस्त नहीं किया है कि हम करेंगे, या सकारात्मक ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन जहां पर ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जैसा आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ये कोई मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव जो विपक्षी दल के नेता है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम जाति आधारित गिनती कराएंगे। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में कहा, वैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा। तो जहां पर चुनाव है, तो ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? विपक्ष केवल बयानबाजी तक सीमित है, या ऐसा कोई बनने की संभावना है आने वाले समय में? देखिए, नीतीश जी ने कहा हम कराएंगे, तो ये राज्य में कराने का मुद्दा है। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है, ये सेंट्रल का मुद्दा चल रहा है। इसका संबंध सेंसस एक्ट से है। नीतीश जी कराएंगे, उसका संबंध सेंसस एक्ट से नहीं। और ना ही उसको कोई मान्यता है। हाँ, ना ही उसको कोई मान्यता है। तो मैं तो नीतीश जी को भी ये कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं इसको लेकर? नहीं, उन्होंने तो उसकी बात भी कही ना जा रही है विकास जी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बहिष्कार तक डालेंगे, जनगणना के कार्यक्रम पर बहिष्कार भी डालेंगे। ये भी बात तेजस्वी और नीतीश कुमार जी के द्वारा आई कि सेंसस में हम असहयोग करेंगे जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो रहा। इसके बारे में लोगों को जगाना भी जरूरी है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाना जरूरी है। इसके लिए आंदोलन भी करने की जरूरत है, उन लोगों के द्वारा सड़कों पर भी उतरने की जरूरत है। तो बहिष्कार भी करेंगे तो जागृति के आधार पर ही बहिष्कार होगा। पिछड़े वर्ग के लोग जितना जाति आधारित गिनती के मुद्दे को समझेंगे, उतना ज्यादा उस बहिष्कार में शामिल होंगे। नहीं तो फिर उनके पार्टी के वोटर तक या उनके पार्टी के सपोर्टर तक ही वो बहिष्कार सीमित हो जाएगा। अगर वो लार्ज स्केल में उस बहिष्कार को करना चाहते हैं, समस्त लोगों तक उस बहिष्कार को करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पहले से ही आंदोलन की रणनीति तय करनी पड़ेगी। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में केवल औपचारिकता। जी जी जी। उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा ये कहना है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां मुख्य रूप से हैं, एसपी और बीएसपी जी, तो ये दोनों लोग ब्राह्मणों को खुश करने में लगे हैं। ब्राह्मणों को खुश करने में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इनको ये बात बताई गई है कि ब्राह्मण लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश में एक अफवाह भी चलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, और जब बीजेपी से नाराज है तो बीएसपी में आ सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। तो इसलिए बीएसपी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जो 52% ओबीसी है उसको छोड़ करके जो 3.5% लोग हैं उनके पीछे पड़े। तो इसके लिए
इन लोगों को ये बात, जाति आधारित गिनती की बात उठाने से इनको लगता है कि ब्राह्मण नाराज हो जाए। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आप बात कर रहे थे, उस मुद्दे को आप कंप्लीट कीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा इसलिए नहीं प्रमुखता से उठ रहा है, उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने एक झूठा प्रचार किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है और योगी के द्वारा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। इसकी वजह से ब्राह्मण बीएसपी में जा सकते हैं, एसपी में जा सकते हैं, एसपी और बीएसपी में ब्राह्मण जा सकते हैं। इस लालच में एसपी और बीएसपी के लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए हैं। बहन जी के द्वारा सतीश मिश्रा को आगे करके परशुराम की बड़ी फोटो लगा करके ब्राह्मण सम्मेलन चलाए जा रहे हैं और अखिलेश जी के द्वारा भी ये बयान आया था कि हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा बयान भी अखिलेश जी के द्वारा आया था। तो ये जो ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए लोग हैं, तो इनको लगता है ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे जाति आधारित गिनती के मुद्दे से। तो इसलिए ये जाति आधारित गिनती के मुद्दे को जिस प्रमुखता से उठाना चाहिए उठा नहीं रहे हैं। अखिलेश जी को तो ये भी नहीं पता था कि वो पिछड़े वर्ग के हैं। जब योगी ने उनका कमरा गोमूत्र और गंगा जल से शुद्ध कराया, तब उनको ये बात समझ में आई कि हम भी पिछड़े वर्ग के हैं और उन्होंने बयान दिया कि अब हमें पता चला कि हम भी पिछड़े, नहीं तो वो तो अपने को अगड़ा ही मानते थे। तो इसलिए भी इसके पहले भी समाजवादी पार्टी रिजर्वेशन को लेकर के कोई ऐसा आंदोलन करती हुई कभी नजर नहीं आई। जब नीट में रिजर्वेशन लागू हुआ तो अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया कि हमारे आंदोलन की वजह से आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने नीट में रिजर्वेशन लागू कर दिया। तो तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने उस पर कमेंट किया कि अखिलेश भैया आप नाइजीरिया में आंदोलन कर रहे थे क्या? उत्तर प्रदेश में तो हम लोग रहते हैं, यहाँ तो दिखा नहीं, हो सकता है आप नाइजीरिया में कर रहे हो। तो इस तरीके से उन्होंने ईवीएम के बारे में बयान दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम ईवीएम हटा देंगे। अब ईवीएम हटाना नहीं हटाना ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं। ऐसे ही इन्होंने बयान दिया कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम जाति आधारित गिनती कर लें। मगर जाति आधारित गिनती का जो इशू है वो सेंसस एक्ट से है और सेंसस एक्ट का जो इशू है वो इशू सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ना करे तो बाद में ये कर सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। मगर वास्तविक लड़ाई तो अभी हमको ये लड़नी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस एक्ट में बदलाव करके हमारी जाति आधारित गिनती को उसमें शामिल करे। इसके लिए सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को दबाव बनाने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विकास जी, मैं जी विकास जी, वो ना कहकर केवल बयान देना कि हम करेंगे, ये कोई तर्क संगत बात नहीं। इसको लेकर कोई कानूनी लड़ाई लड़ने की बात क्यों नहीं उठाई जाती? सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर कि भाई 70 साल हो गए आजादी के बाद में कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया, अब ये अवसर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बार बार आरक्षण को लेकर आंकड़े उठाने की बात कहती है। तो जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई मामला दायर क्यों नहीं हुआ? क्या पिछड़े वर्ग मोर्चा की तरफ से ऐसी कोई भूमिका है आपकी? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है, मगर भविष्य में अगर ये नहीं होता है तो हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे कि ये कानूनी लड़ाई लड़ा जाए। मगर कानूनी लड़ाई भी तब होगी जब समाज में लड़ाई हो, मैदान में कोर्ट में तो कोर्ट में तो क्या दिक्कत है? कोर्ट में तो आपको जो आप ये कह रहे हैं आपके पास फैक्ट है, आपके पास सारा मटेरियल है, तो वो तो बस कोर्ट के सामने लाना है। कोर्ट में जब किसी मुद्दे को लेकर के जब मैदान में वो मुद्दा गर्म नहीं होता तो ऐसे मुद्दे पर भी कोर्ट ये कह के निपटा देती है कि ये सरकार का अधिकार है और सरकार को क्या करना है वो सरकार देखे, ऐसा करके वो निपटा देती है। कोर्ट भी ऐसा करके ही निपटा देती है। तो इसलिए इस मुद्दे के बारे में जब तक समाज को नहीं जागृत किया जाए और इस लड़ाई को सड़कों पर, मान लीजिए विकास जी, अभी ये मान ली कि अभी ये मौका निकल गया तो अगले 10 साल तक फिर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता ना। तो हमें सभी तरह की लड़ाइयों के ऑप्शन तैयार रखने चाहिए। मेरा मद्रास हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था तो मद्रास हाई कोर्ट ने तो कहा था इस बात के लिए
हाँ, तो वही उसी का रेफरेंस लेकर मैं कह रहा हूँ कि अगर हाईकोर्ट तैयार है तो इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि हम जो है गिनती नहीं करेंगे। नहीं, जैसे अभी मद्रास हाईकोर्ट की बात आई तो पटना में नीतीश कुमार जी की सरकार है, पटना हाईकोर्ट भी इस तरीके से कोई बात कह सकता है, पटना हाईकोर्ट के द्वारा, या इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसके लिए बात कही जा सकती है कि अलग अलग हाईकोर्ट अपने अपने हाईकोर्ट से इस तरीके के जजमेंट उठाए और सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसकी चर्चा करवाए। निश्चित रूप से ऐसा किया जाना चाहिए, मगर मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़कों पर लड़ाई के बगैर ये मामला हल नहीं हो, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता हमारे लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इससे केवल हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ करके ही सारे मामले हल कर सकते हैं। बहुत सारे रिजर्वेशन से संबंधित केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और बहुत सारे चल रहे हैं, जिन पर तारीख की तारीख ही पड़ रही है। और ओबीसी को क्रीमी लेयर भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाया है, जो कि संविधान में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों का भी अनुभव रहा है। तो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाने से यह मामला नहीं हल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कोलिजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट में भी कोलिजियम सिस्टम है। तो उसकी वजह से जो जज बन रहे हैं वो भी एक मानसिकता के लोग बन रहे हैं। तो हमारा तो ऐसा मानना है, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, मगर जो असली लड़ाई है, पिछड़े वर्ग के लोग जिस दिन इस पे जागृत हो गए और सड़कों पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए, उसी दिन ये मामला हल होगा। तो हम तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझा करके, जगा करके तैयार करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मामला है, उत्तर प्रदेश का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में जो ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अपनी आबादी कभी 12% बताते हैं, कभी 14% बताते हैं, कभी 15%, कभी 8% बताते हैं। तो वो बढ़ाते ही रहते हैं, अपनी आबादी बताते ही रहते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में, मैं परिवर्तन यात्रा चला रहा हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछा, अरे भाई, पिछड़ों का एक गांव छोड़ो तो दूसरा गांव लग जाता है, दूसरा गांव छोड़ो तो तीसरा गांव लग जाता है, तीसरा गांव छोड़ो तो चौथा गांव लग जाता है। शेड्यूल कास्ट के गांव लगे हुए हैं, उनकी जातियों के गांव लगे हुए हैं, लेकिन क्या ब्राह्मणों के भी कोई गांव होते? तो ब्राह्मणों के गांव नहीं है, गांव में 2-4 ब्राह्मण होते हैं, 2-4 घर ब्राह्मण गांव में होते हैं। और गांव में जो 2-4 घर ब्राह्मण होते हैं, वो भी हर गांव में नहीं होते हैं। वो आप 10 गांव घूमोगे तब एक गांव में 4 घर ब्राह्मण मिलेंगे। तो जो 10 गांव घूमने के बाद एक गांव में 4 घर ब्राह्मण है, उनकी आबादी 14%, 15%, 12% नहीं है। वो भ्रम फैला रहे हैं। अगर उनकी औकात है तो जाति आधारित गिनती करे, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसीलिए तो वो डर रहे हैं कि हिंदू के नाम पर तो हम तो ओबीसी के लोगों को अपने अकाउंट में जमा किए हुए हैं, हिंदू के नाम पर हम इनका वोट ले रहे हैं, इनका सपोर्ट ले रहे हैं। अगर जाति आधारित गिनती हो गई तो इनकी तो सेपरेट आइडेंटिटी बन जाएगी, इनकी तो सेपरेट पहचान बन जाएगी। ओबीसी की कितनी आबादी है, हम ब्राह्मणों के पीछे लग्गू क्यों बने, उनके पीछे क्यों जाए? तो इसीलिए तो गिनती नहीं करा रहे, इसीलिए तो डर रहे हैं कि इससे तो सत्ता भी जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जो ब्राह्मणों ने आजादी के 74 साल में सत्ता और व्यवस्था अपने हाथ में बरकरार रखी है, ये भी जाने का खतरा पैदा हो जाए, इसलिए तो डर रहे हैं। और यही बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और मायावती जी को ये बात समझा रहे हैं, ब्राह्मणों की आबादी इतनी है और हम बीजेपी से नाराज हैं। लेकिन एक अखबार ने खबर छापा कि 64% ब्राह्मण अभी भी बीजेपी के साथ है। अगर 64% अभी भी बीजेपी के साथ में है तो उसमें एसपी को कितना मिलेगा, बीएसपी को कितना मिलेगा, हमारे लोग खुद ही समझ सकते हैं, जब उनकी संख्या ही नहीं है। और उस संख्या में भी 64% वो बीजेपी के साथ में है, और इलेक्शन आते आते वो 100% बीजेपी के साथ हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण इतना नासमझ नहीं है कि वो आरएसएस उनका हित कर रहा है या अखिलेश यादव उनका हित करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसा इतना नासमझ कम से कम ब्राह्मण नहीं है। बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूं, ब्राह्मणों ने ही जानबूझ करके ऐसा माहौल खड़ा किया है कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ताकि योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों का सर्वमान्य नेता बनाया जाए। और ठाकुर जो थोड़ा इधर उधर छिटक जाते थे अपनी सीटों के आधार पर या दूसरे वजहों की वजह से, जो छिटक जाते थे, कुछ समाजवादी में, कुछ बीएसपी में या दूसरे दलों में चले जाते थे, तो उनको भी कलेक्ट किया जाए।
वैश्य तो बीजेपी के साथ है ही, ब्राह्मण बीजेपी के साथ है ही। अगर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान करके वो बीजेपी के साथ चिपक जाता है, तो बीजेपी के साथ जिसको जनरल कास्ट बोला जाता है, अपर कास्ट बोला जाता है, वो लोग एकजुट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी ताकत उन लोगों का ऐसा मानना है, कम से कम अपना कर लेंगे, बाकी लोगों को अलग अलग मुद्दों के आधार पर हम अपने साथ खड़ा करेंगे। ये तो आरएसएस की एक पॉलिसी है और इसके आधार पर वो हमारे लोगों को ये समझा रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ में है। दूसरा, जब ये लोग ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में उसकी प्रतिक्रिया हो कि हम लोगों की आबादी ज्यादा है, हमारा कोई सम्मेलन नहीं हो रहा, हम लोगों की आबादी ज्यादा है, हमारे हक अधिकार की कोई बात नहीं हो रही, हमारी गिनती की बात नहीं हो रही, हमारी संख्या के अनुपात में आरक्षण की बात नहीं हो रही, हमारे रिजर्वेशन प्रमोशन की बात नहीं हो रही, हमारे हक अधिकार की कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि ब्राह्मणों के सम्मेलन लिए जा रहे हैं, ब्राह्मणों की बात हो रही। तो इससे जो इनका वोट जो इनके साथ बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का लगा हुआ है वो भी नाराज हो रहा, इधर ये नाराज हो रहा, उधर ब्राह्मण हाथ में आने वाले नहीं है। तो ये तो इनको कमजोर करने की आरएसएस की रणनीति है, मगर ये इनको समझ में आए तो फिर ये अपनी दूसरी पॉलिसी बनाए और फिर पिछड़े वर्ग के मुद्दे पर ये आने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो इनको सलाहकार लोग हैं, वो सलाहकार लोगों ने ब्राह्मणों को खुश कर लोगे तो आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, ऐसा जो इनको बताया गया है, इसकी वजह से ये पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठा नहीं रहे उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश में इसी वजह से नहीं उठा रहे। जहां तक ब्राह्मण मतदाताओं की बात है तो हमने कल भी उस पर चर्चा की थी। उसके अलावा हमने एक अलग से वीडियो बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ 1990 तक ब्राह्मणों का समर्थन कैसा रहा, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 2007 में सरकार बनी, उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त भी ब्राह्मणों का लगभग 40% वोट शेयर जो है वो बीजेपी के साथ में ही था जब बीजेपी हार गई थी। और अब तो बीजेपी बहुत मजबूती के साथ वहां पर है, तो ब्राह्मणों का वोट बीजेपी के साथ ही रहेगा, यह आंकड़ों के आधार पर भी प्रमाणित किया जा सकता है। दूसरी बात, जो कानूनी लड़ाई लड़ने की हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम हाई कोर्ट हो, ये बात तो कहते हैं कि संख्या नहीं है, ओबीसी के आंकड़े नहीं है, लेकिन वही हाई कोर्ट या वही सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह आदेश नहीं करते कि आप इनकी जाति आधारित गिनती कराओ, हमें आंकड़ों की जरूरत है। आंकड़े नहीं है, इस आधार पर अधिकार से वंचित किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह आदेश नहीं करती कि आप इनके आंकड़े हमें दे दो, हमें इनको अधिकार देने हैं। इससे भी उनकी ईमानदारी का जो है वो पता चलता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकास जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में आपकी परिवर्तन यात्रा चल रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं ओबीसी के, पिछड़े वर्ग के, जो आप उसमें उठा रहे, लोगों को समझा रहे। जाति आधारित गिनती को आप किस प्रकार से लोगों को बता रहे हैं, लोगों से क्या आपको प्रतिक्रिया आ रही है? हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं। और जब गिनती हुई तो हमारा आंकड़ा 52% था, मतलब 50% से 2% ज्यादा था। 1931 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार हमारी संख्या 52% और 50% से 2% ज्यादा है। तो देश में जब हम आधे से अधिक हैं, लेकिन आजाद भारत में हम जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की गिनती हो रही, हिजड़ों की गिनती हो रही, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। और हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार भी नहीं बन रही है, पिछड़े वर्ग के वोट के बगैर कोई सरकार नहीं बन रही है। तो आखिर कारण क्या है इसका? मैं कभी कभी पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछता हूं कि दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले इसका क्या मतलब? हमने कहा 8वें हम ही लोग हैं। जिसकी आबादी देश में इतना है उसको ये रोना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की हो रही है, हिजड़ों की हो रही, मगर हम पिछड़ों की नहीं हो रही है। जिसकी आबादी इतना है उसको रोना पड़ रहा है। तो 8वें अजूबे से काम नहीं है हम आजादी के 74 साल। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सारी बातें समझाने पर उनको समझ में आ रही है और वो आंदोलन के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों की जो समस्या है वो जाति आइडेंटिटी में फंसे। जैसे संविधान ने मंडल कमीशन लागू होने के बाद स्वीकार कर लिया कि इतनी जातियां ओबीसी है,
मगर जो जातियां ओबीसी है वो खुद अपने को ओबीसी की आइडेंटिटी नहीं बना रही है, बल्कि वो अपनी जाति की आइडेंटिटी को ही ऊपर रख रही है। जब वो जाति की आइडेंटिटी को ऊपर रखती है तो हर जाति में जाति का एक नेता आता है, जाति जाति की लड़ाई हो जाती है, हर जाति में जाति का नेता आता है और वो नेता कहता है कि सारी जाति आगे चली गई, अपनी जाति पीछे रह गई, इसलिए इसको भी आगे लेकर के जाना है। तो अपनी जाति को आगे जाए इसके लिए लोग जाति के नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं और जाति का नेता जाके कांग्रेस और बीजेपी से समझौता कर लेता है। तो ये जो जाति आइडेंटिटी है और हमारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, एक तो इसकी वजह से ये समस्या है। दूसरा, धर्म के नाम पर जो पिछड़े वर्ग के लोगों को लगातार मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं, अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये भी ओबीसी के लोगों को कहा गया है कि मोदी जी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, तो सारी जगह जमीन घर जो है मुसलमानों का वो तो ओबीसी के लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप मोदी जी को साथ दो। इस प्रकार की बहुत सी गलत बातें धर्म के नाम पर भी फैलाई जा रही है। तो इन सारी बातों के बारे में ओबीसी के लोगों को अभी हम लोग बताने और समझाने का काम कर रहे हैं कि देश पर मुसलमानों का कब्जा तो है नहीं, देश पर तो ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और हमारे हिस्से पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। केवल मुसलमान से लड़ने के लिए हम हिंदू होते हैं, वोट लेने के लिए हिंदू होते हैं और चंदा देने के लिए हिंदू होते हैं, 3 समय में हिंदू होते हैं। अगर हमको भी हिंदू मानते बीजेपी वाले तो हमारी भी गिनती कर लेते ओबीसी की, मगर वो हमको कहाँ मान रहे हैं। जब हमारी गिनती की बात आती तब हम हिंदू नहीं है, जब हमारी 52% को 52% हिस्सेदारी की बात है तब हम हिंदू नहीं है, तब तो हम ओबीसी हो जाते हैं। तब फिर जो हिंदू के नाम पर हमारा वोट लिए हैं वही हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें अभी ओबीसी के लोगों को समझ में आ रही है और हमारा ये कहना है कि ओबीसी के लोग अभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके उसको ही नेता माने जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़े। जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता और धर्म के नाम पर आपको गुमराह कर रहा है, जाति के नाम पर आपके पास आ रहा है, तो उसको कहना है कि आप पहले हमारी गिनती का मामला उठाओ, हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मामला उठाओ, क्योंकि लोकतंत्र में बोली तो चलेगी नहीं, बोली ही चलती है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर अपनी बोली बोलना आ जाए तो संख्या हमारी इतनी ज्यादा है कि हम लड़ाई को जीत सकते हैं। तो ये हम अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इसका रिस्पांस है, लोग इन सारी बातों को समझ रहे हैं और हमारी यात्रा को तन मन धन से समर्थन कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में विकास जी अभी जी कुछ दिनों पहले ही यानी 3-4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत जाना माना चेहरा, जिनकी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के राजनीति में हम ये कह सकते हैं कि पकड़ रही, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे और पिछड़ों का भी चेहरा थे और एक हिंदुत्व का भी चेहरा, एक साथ दोनों चेहरे पर उनको देखा जा रहा था। ऐसे माननीय कल्याण जी का भी निर्माण हुआ। तो कल्याण जी की राजनीति को, कल्याण सिंह जी की राजनीति को पिछड़े वर्ग के दृष्टि से आप कैसे देखते हो? क्या रोल होगा उनका, या आप इतिहास में अगर उनका मूल्यांकन करना चाहेंगे तो किस तरीके से आप उनको याद करना चाहोगे? हमारी दृष्टि से कल्याण सिंह जी की राजनीति का पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याण सिंह जी जैसे लोगों की राजनीति की वजह से बड़ा नुकसान हो। जब मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग के साथ मंडल कमीशन लागू होने में धोखाधड़ी हुई, अगर उस समय कल्याण सिंह जैसे लोग, विनय कटियार जैसे लोग, उमा भारती जैसे लोग, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग, रितंबरा जैसे लोग अगर नहीं होते और इन लोगों ने कमंडल के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से ये समीक्षा पिछड़े वर्ग के लोग किए होते कि पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला, और इसके लिए अपने हक अधिकार की लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोग लड़े होते तो उनको उनका हक अधिकार मिल गया होता। लेकिन पिछड़े वर्ग के मुद्दे को आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से इन लोगों को आगे किया गया और इन लोगों को आगे करके पिछड़े वर्ग के मुद्दे को दबाने का काम किया गया और मंडल और कमंडल की लड़ाई में पिछड़े वर्ग के लोगों को फंसा दिया गया, जिसका एक कारण यह है कि आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन में क्या मिला और क्या नहीं मिला ये जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं है।
और अनपढ़ लोगों को भीड़ नहीं है, ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो सारा श्रेय जाता है पिछड़े वर्ग के मुद्दे को दबाने का और पिछड़े वर्ग को गुमराह करके गलत लड़ाई में शामिल करने का, ये सारा श्रेय कल्याण सिंह और उनके जो साथ जो उस दौर में पिछड़े वर्ग के नेता थे उन्हीं लोगों को जाता है। क्योंकि अगर ये लोग उस लड़ाई में शामिल नहीं होते तो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरएसएस के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर गुमराह करना संभव नहीं होगा। विकास जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर ये बात नहीं होती तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे सामंती स्टेट में लोध जाति के जो बहुत माइनर जाति है, उत्तर प्रदेश में तो 4 या 5% ही होगी, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनने का अवसर कल्याण सिंह को मिलता, या मध्य प्रदेश में वहां भारती जी जो है तो उसके मुख्यमंत्री बन पाती, क्योंकि उससे पूर्व में ऐसा कोई इतिहास पिछड़े जाति के आदमी का मुख्यमंत्री बनने का हमको नहीं मिलता। मुख्यमंत्री बनने का जहां तक मामला है तो मुख्यमंत्री बन करके अगर समाज को कोई बेनिफिट ना हो तो ऐसा मुख्यमंत्री बना करके क्या फायदा हो। मुख्यमंत्री उमा भारती बनी, मध्य प्रदेश के लोग अभी 27% रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, या अभी भी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के लोगों ने ही बनाया हुआ है, या उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी बने। तो मुख्यमंत्री बनाना या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया है तो पिछड़े वर्ग का यही तो धोखा हुआ है। असली धोखा तो यही हो रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा दिखाओ, उनके कुछ लोगों को मंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ और उनको चेहरा दिखा करके पिछड़े वर्ग का वोट ले लो और फिर पिछड़े वर्ग को हक अधिकार उनका खत्म कर दो। यही तो देश में आरएसएस बीजेपी के द्वारा साजिश हो रही है। तो इसी साजिश को तो समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री तो बना देते हैं मगर लोहे की काट लोहा है। मंडल कमीशन की लड़ाई अगर ओबीसी के लोग लड़ रहे थे तो अगर उसको काटना था तो दूसरे ओबीसी के लोगों को कमंडल के नाम पर आगे करना था, तो कमंडल के नाम पर आगे करके उस लड़ाई को काटने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया। वो कोई एहसान करने के लिए या वो लोध जाति से या वो किसी पिछड़े वर्ग से कोई बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं बीजेपी के लोग इसलिए मुख्यमंत्री बनाया, ये बात सही नहीं है। बल्कि मंडल कमीशन में जो पिछड़े वर्ग को लाखों नौकरियां मिलती उस पर डाका डालने के लिए ही इन लोगों को आगे किया गया और उनको तमाम पद दिए गए। इसलिए ये सोचना कि नहीं बीजेपी की वजह से हमारे लोग मंत्री बन रहे हैं मुख्य, यही तो आज भी हो रहा है। 27-28 मिनिस्टर बनाए गए और उनका बड़े डंके के चोट पर प्रचार किया जा रहा, मगर उनके पास पावर क्या, धर्मेंद्र प्रधान खुद ही थे, शिक्षा मंत्री, नोटिफिकेशन जारी किया तो ओबीसी का कोटा ही गायब कर दिया नीट में। तो इनको पोजीशन है, पावर कहां है। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो एक भी काम पिछड़ों के हित में किए होते तो हम लोग मान लेते कि नहीं ये ठीक है, अच्छी बात। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा काम हो जो कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों के हित में किया है तो वो आप बता सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, पिछड़े राम को मानते हैं तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। राम मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका थी मगर जब शिलान्यास हुआ तो उनको फटकने ही नहीं दिया वहां तक। जो कमेटी बनाई गई उसमें विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया तो जान बचाकर परवीर तोगड़िया अब आगे बोले आरएसएस वाले तो हमको मार डाल रहे थे, मैं तो भागा किसी तरीके से। मंदिर के लिए इन लोगों ने कुर्बानी दिया। कल्याण सिंह जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बाबरी मस्जिद गिरने का इस्तीफा दिया, अपनी सरकार गंवाई, जेल तक गए। ट्रस्ट में कल्याण सिंह को क्यों नहीं रखा, तब तो कल्याण सिंह जीवित थे। मस्जिद गिराने के लिए कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू थे मगर ट्रस्ट में जाने के लिए कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू नहीं है, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू नहीं है, विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू नहीं है, रितंबरा बढ़िया वाली हिंदू नहीं है, मलाई खाने के लिए ब्राह्मण बढ़िया वाले हिंदू हैं और मुसलमान से लड़ने के लिए हम लोग बढ़िया वाले हिंदू हैं जी। ये जो आरएसएस की पॉलिसी है अभी इसको भी पिछड़े वर्ग के लोगों को हम लोग समझा रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है। जी, अभी जैसा आपने कहा और ये देखने को मिल रहा है कि जाति जनगणना का जो मुद्दा अभी गर्म हो रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ बयानबाजी के अलावा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने कहा कि आंदोलन के अलावा इस मुद्दे का हल निकालना संभव नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से कोई आंदोलनात्मक भूमिका आप लेने वाले हैं
अभी, क्योंकि ये मुद्दा गर्म है और हो सकता है सितंबर अक्टूबर में जनगणना की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाए। एक तो उत्तर प्रदेश में हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है और बड़े पैमाने पर, इसलिए जो टोटका करना पड़ रहा कुछ लोगों को बोलने का, हमारी तरफ इसको टोटका बोलते हैं, टोना और टोटका, की चलो कुछ कर देते हैं। तो ये जो बोलने का भी करना पड़ रहा है, ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब पिछड़े वर्ग में हमारे लोग जा रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं, तो लोग फिर सवाल पूछ रहे हैं, अरे अखिलेश जी इतने बड़े मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे? तो इसलिए औपचारिकता के तौर पे बोलना पड़ता है, ताकि उनके कार्यकर्ताओं को ये कहने का मौका मिल जाए कि नहीं, बोले थे अखिलेश जी, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो ये जो हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है, उससे जो जागृति बढ़ रही है, एक तो उसका नतीजा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बड़ा मुद्दा है तो इसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो जितने विपक्षी नेता हैं, उनको सबको एकजुट होकर के सड़क पर भी और संसद पर भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। केवल बयान देने से काम ये बनने वाला नहीं है, सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और अगर ये लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोग लड़ते हैं, अखिलेश जी लड़ते हैं, या मायावती जी लड़ती है, या लालू जी लड़ेंगे, या तेजस्वी लड़ रहे हैं, या नीतीश जी लड़ रहे हैं, अगर इस लड़ाई को पिछड़े वर्ग के लोग लड़ते हैं, पिछड़े वर्ग के नेता लड़ते हैं, देश भर के लोग लड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं अगर वो भी लड़ते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, ब्राह्मण सम्मेलन से कई गुना ज्यादा फायदा इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने से अखिलेश जी को भी होगा, मायावती जी को भी होगा। ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मणों की संख्या ही नहीं है और वो देने वाले नहीं है, लेकिन अगर ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं तो ये ओबीसी के लोग इनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो इनको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए इनको लड़ना चाहिए। अगर चुनाव भी जीतना है राजनीतिक दृष्टि से भी, तो भी लड़ना चाहिए। तो एक तो मैं इन लोगों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि ये लड़ाई आप लोगों को लड़े। ये लड़ाई समाज के हित की है, देश के हित की है, इसलिए आप लोगों को लड़ना चाहिए। और आप लोग लड़े, इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपके हमारे समाज के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं तो लोग कह रहे हैं भाई तुम ब्राह्मणों की बातें कर रहे हो, हमारी तो कोई बात कर नहीं रहे हो, तो हम तुम्हारे साथ क्यों खड़े हो? तो एक तो ये। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार हर मुद्दे पर आंदोलन कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया ही इसीलिए गया है कि इसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। पिछड़े वर्ग के मुद्दों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का ही काम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पास में। तो नीट के मुद्दे को लेकर के भी हमने आंदोलन किया था। जाति आधारित गिनती के मुद्दे के लिए हम लोग यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए आगे आंदोलन भी करने पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और पूरी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। विकास जी, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसीलिए बनाया गया है पिछड़ों की आवाज मुखर करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश की जो पिछड़े वर्ग की जो अनुसूची है उसमें लगभग 23 जातियां, 23 जातियां पिछड़ों में मुसलमानों से आती है। तो क्या आपकी परिवर्तन यात्रा के दौरान ये जो 23 जातियां जो पिछड़े वर्ग में आती है, इनको जोड़ने के लिए या इसको अपने साथ में लेने के लिए कोई विशेष ऐसा अभियान आपके द्वारा बनाया जा रहा है? अभी हमारी प्राथमिकता में तो जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बना करके आरएसएस बीजेपी के द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी हमारी प्राथमिकता में हमारी बड़ी समस्या ये है। तो ये जो बड़ी समस्या है, इसकी वजह से ब्राह्मणवाद मजबूत है। मुसलमान तो कम से कम आरएसएस बीजेपी के झांसे में नहीं है मौके पर, लेकिन जो दूसरे नॉन मुस्लिम जो ओबीसी की जातियां हैं, वो जातियां आरएसएस बीजेपी के झांसे में बहुत ज्यादा फंसी हुई है। तो उनको समझा करके उनके साथ कैसे धोखा हो रहा है, ये तो प्राथमिकता का कार्यक्रम ही है। दूसरा मामला ये है कि जो हम पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो मुद्दे लागू कर दिए जाते हैं तो उन मुद्दों के आधार पर जो मुस्लिम जातियां भी हैं पिछड़े वर्ग में, उनको भी उसका बेनिफिट होगा। जैसे तमाम हमारे कार्यक्रमों में जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वो भी हमारे कार्यक्रमों में आ रही है, तमाम जगह पर आ रही है, उनको भी इस यात्रा में शामिल किया जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो पिछड़े वर्ग को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसका जो बड़ा कारण है पिछड़े वर्ग का ब्राह्मणों द्वारा
फर्जी हिंदुत्व के नाम पर इस्तेमाल किया जाना, ये जो पिछड़े वर्ग की बड़ी समस्या है, जब तक इससे बाहर नहीं निकाला जाएगा पिछड़े वर्ग के लोगों को, तब तक पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस बात को प्रमुखता में लेकर के अभी आगे। जी, तो ये बहुत सारी चर्चा ऐसी है जाति आधारित जनगणना और उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर। चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इन्होंने हमें समय दिया और वो तमाम बातें हमारे सामने रखी, हमारे दर्शकों को बताई। इसके लिए हम MNTV की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं और MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले सर, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये चर्चा हम लोग इसी प्रकार से जारी रखेंगे जब तक जाति आधारित गिनती नहीं होती। उसके लिए जो आंदोलन है, उसके लिए जो राजनीति हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में भी जो अलग अलग प्रकार के एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं, उन सभी पर बात करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर रोक देते हैं और इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कहना है? दर्शक हमारे उनको मैं अपील करता हूं कि वो हमें बताए कि हमारी चर्चा आपको कैसे लगी। अगर सुझाव के तौर पर अगर कुछ है तो वो भी हमें बताइए। जातीय जनगणना के बारे में अगर कोई मुद्दा हमसे छूट गया है तो उस मुद्दे को भी यहाँ पर मेंशन करने का काम करें। इन दोनों मान्यवरों का आभार व्यक्त करते हुए यहीं पर रुकते हैं। आप देखते रहिए MNTV। शुक्रिया।